अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम अपनी पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी को टारगेट करना है, अगर आप डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी लेके ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, तो उसमें आपके पास क्या-क्या वीज़ा ऑप्शंस हैं, उनको किस तरह से एक्सप्लोर किया जाए, किस तरह से अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट किया जाए, किस तरह से अपनी ईओआई को लॉन्च किया जाए। तो आज की वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट या कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा ये सब मेरी अपनी जो गैदर की हुई जो नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है उस पर बेस्ड ये सब कुछ है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका केस कुछ ऐसा है कि उसमें कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि किसी माइग्रेशन एजेंट से रब्ता करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको एक सिंपल सा नॉलेज दिया जाए कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप उसको किस तरह से समझ सकते हैं। तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो है। तो चलें अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन सी वीज़ा सब क्लासेज हैं। तो उसमें पहली है 189, ठीक है, फिर है 190 और फिर है 491। अब ये वीज़ा सब क्लासेस हैं क्या? अब आसान लफ्ज़ों में अगर बताऊं तो 189 जो है ये ओपन पीआर है, ठीक है, आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी रह सकते हैं और ये टोटली डिपेंड करती है कि आपके कितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपके होने चाहिए। पॉइंट की कैलकुलेशन अब भी आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। 190 जो है ये स्टेट स्पेसिफिक है, आपको कोई भी एक स्टेट जिसको आप टारगेट कर रहे होंगे वो आपको नॉमिनेट करेगी, आपको स्पॉन्सरशिप देगी। तो इसमें आप की कमिटमेंट होती है 2 इयर्स उस स्टेट में रहने की, और वो स्टेट जो है वो आपको आपके जो पॉइंट्स बनते हैं उसमें एडिशनल 5 पॉइंट्स जो है आपको वो स्टेट की तरफ से मिलते हैं। अब ये दोनों जो वीज़ा सब क्लासेज हैं ये परमानेंट रेजिडेंट हैं। जब भी आपको ये वीज़ा ग्रांट होंगे 189 या 190 तो आप परमानेंट रेजिडेंट होंगे। अब ये जो वीज़ा सब क्लास है 491 ये परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, ये एक प्रोविजनल वीज़ा है, ठीक है, जो कि है पाथवे टू पीआर, ठीक है। ये वीज़ा जब आपको ग्रांट होगा तो ये इनिशियली 5 इयर्स के लिए ग्रांट होगा, ठीक है। उन 5 इयर्स में से 3 इयर्स जो है वो आपने जो भी आपको स्टेट ये वीज़ा नॉमिनेट करेगी उसके आपने रीजनल एरिया में 3 इयर्स रहने हैं, ठीक है। 3 इयर्स के बाद आप एक और वीज़ा होता है 191 वीज़ा, वो आप अप्लाई करेंगे तो आपको पीआर मिलेगी, ठीक है। और इस वीज़ा में क्या होता है कि आपको स्टेट एडिशनली 15 पॉइंट्स जो है वो आपको आपके जितने पॉइंट बन रहे होते हैं उसके एडिशनली 15 पॉइंट्स आपको स्टेट की तरफ से मिलते हैं। अच्छा, अब आपको ये तो पता लग गया कि ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी से रिलेटेड थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ा सब क्लासेज हैं, ठीक है। 189 ओपन पीआर, 190 स्टेट स्पेसिफिक है और ये रीजनल के लिए है, ठीक है। अब होता यह है कि हर वीज़ा सब क्लास की अपनी एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है, ठीक है। आपने देखना है कि जो आपका ऑक्यूपेशन है, ठीक है, अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, आपने आईटी पढ़ा हुआ है, तो आपने देखना है कि आपका ऑक्यूपेशन जो है वो किस ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। 189 जो ओपन पीआर उसकी अगर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में अवेलेबल है तो आप इसमें अपनी ईओआई सबमिट करेंगे, जिसके बारे में आगे हम जाके बात करेंगे। अगर वो 190 की लिस्ट में अवेलेबल है, 190 चूंकि ये स्टेट स्पेसिफिक है तो आप चेक करेंगे कि न्यू साउथ वेल की 190 में अवेलेबल है, विक्टोरिया की 190 में अवेलेबल है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है, या फिर तस्मानिया में या किसी और स्टेट में अवेलेबल है या नहीं है, या वो 491 में अवेलेबल है या नहीं है, किस स्टेट में अवेलेबल है, किस किस वीज़ा सब क्लास में अवेलेबल है। तो आप उसमें अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट कराते हैं ईओआई को, ठीक है। ये तो होगी स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट की बात, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये चीज़ें तो आपने सारी आइडेंटिफाई कर ली कि क्या वीज़ा सब क्लासेस हैं और उनमें आपका अपना ऑक्यूपेशन जो है वो आपने ढूंढना है, तो वो आप कैसे ढूंढते हैं। अब आपने जब ईओआई सबमिट करनी हो, ठीक है, तो उससे पहले आपको चाहिए होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्किल असेसमेंट, ठीक है। स्किल असेसमेंट के बगैर जो है वो आपका काम आगे नहीं बढ़ता, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ईओआई को लॉन्च करने के लिए। और ईओआई की बेसिस के ऊपर आपको
इनवाइट आती है परमानेंट रेजिडेंसी से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको स्किल असेसमेंट करानी होती है। तब हम बात करते हैं स्किल असेसमेंट के ऊपर कि स्किल असेसमेंट किस तरह से कराई जाती है, कहाँ से कराई जाती है। अच्छा, अब अगर स्किल असेसमेंट की बात की जाए, स्किल असेसमेंट, तो ये स्किल असेसमेंट हर बंदे ने करानी होती है, ठीक है, और हर ऑक्यूपेशन की जो स्किल असेसमेंट है उसकी डिफरेंट बॉडी है स्किल असेसमेंट कराने की। जो कुछ फेमस स्किल असेसमेंट वाली बॉडीज हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अकाउंटिंग हो गई, अकाउंटिंग की स्किल असेसमेंट की 3 डिफरेंट बॉडीज हैं, सीपीए, सीए, आईपीए के नाम से, ठीक है। इस तरह इंजीनियरिंग की अगर आपकी डिग्री है तो उसकी इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के नाम से स्किल असेसमेंट वाली बॉडी है। अगर आपकी आईटी की डिग्री है तो वो एसीएस के नाम से, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी के नाम से स्किल असेसमेंट की बॉडी है। इसी तरह एक बॉडी है वो वेटेसएस के नाम से है, ठीक है। एक बॉडी है वो एपीएस के नाम से, ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजी सोसाइटी, अगर किसी की साइकोलॉजी की डिग्री है तो वो ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजी सोसाइटी को अप्रोच करेंगे। और हेल्थ रिलेटेड जो भी ऑक्यूपेशन होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स हो गए या नर्सेज हो गए तो उनकी आप्रा के नाम से स्किल असेसमेंट वाली बॉडी है। तो आपने क्या करना है कि आपने इंटरनेट पे ये चीज ढूंढनी है कि आपकी जो स्किल, आपकी जो ऑक्यूपेशन है, ठीक है, आपका जो ऑक्यूपेशन है उसकी स्किल असेसमेंट वाली बॉडी कौन सी है। जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे आपकी कौन सी बॉडी है तो आपने उनकी वेबसाइट पे जाके स्किल असेसमेंट से रिलेटेड जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप अपनी स्किल असेसमेंट कराने लगते हैं तो 2 तरह की असेसमेंट्स आप कराते हैं। एक तो होती है आपकी एजुकेशनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, स्किल असेसमेंट होती है, और एक होती है आपकी स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस की असेसमेंट होती है, ठीक है, वर्क रिलेटेड होती है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको अपना बताता हूँ कि मैंने अपनी अकाउंटिंग की डिग्री की असेसमेंट सीपीए से कराई थी। अब सीपीए से जब असेसमेंट आप कराएंगे तो उसमें आपने जो एजुकेशनल, जो आपने अपने रिलेटेड जो स्किल असेसमेंट करानी है उसके लिए आप अपनी डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट 7 ईच इन आइल्स और पीटी, कोर्स आउटलाइंस, अपना पासपोर्ट, जो आपका आईडी होता है, ठीक है, ये मेनली चीज़ें जो होती हैं ना ये आपने सबमिट करानी होती हैं सीपीए को, ठीक है। और अगर आपने साथ साथ अपनी फील्ड के अंदर अगर आपने जॉब भी की हुई है और आपके पास उसके प्रूफ भी हैं तो वो भी आपने सबमिट कराने होंगे। उसमें ऑफर लेटर होता है, जो आप जॉब स्टार्ट करते हैं जो आपको ऑफर लेटर होता है वो मिलता है वो, उसके बाद आपकी पे स्लिप्स हो गई, ठीक है, इसके बाद आपका टैक्स का डॉक्यूमेंट हो गया, इसके बाद आपका सुपर का डॉक्यूमेंट हो गया, सुपर एनुएशन जो आपको मिलती है जैसे पाकिस्तान में ग्रेजुटी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस लेटर होगा जिसमें मेंशन होगा कि आपने क्या क्या ड्यूटीज़ जो हैं वो परफॉर्म किए हैं, आपके क्या टास्क करते थे, किस किस आपकी जो भी जॉब रोल था, ठीक है, वो सारा कुछ जो है वो उसमें मेंशन होगा, ठीक है, डिफरेंट रोल्स पे आपने जो जो काम किया हुआ है। तो ये जब आप दोनों चीज़ें सीपीए को, मतलब ये भी हम एग्जांपल के लिए एक तौर पे कर रहे हैं कि ये अपनी स्किल असेसमेंट बॉडी को जब आप सबमिट कराते हैं तो उसका टाइम पीरियड जो है ना वो 6 to 12 वीक्स है। 6 to 12 वीक के बाद जब आपको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिल जाती है, ठीक है, इसमें आपको ये बता दिया जाता है कि आपकी जो पाकिस्तान की ओवरसीज़ की डिग्री थी वो ऑस्ट्रेलियन बैचलर या मास्टर्स की डिग्री के मुताबिक इक्वलेट जो है वो असेस कर ली गई है, ठीक है। और आपका जो एक्सपीरियंस था डेट मतलब फ्रॉम से टू तक, मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस था वो असेस हो गया। तो एक्सपीरियंस जो है वो अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका पॉजिटिव असेस हो तो उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर ओवरसीज़ का 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस असेस हो तो उसके आपको 5 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपका एक्सपीरियंस असेस हो जाता है और आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स असेस हो जाते हैं तो फिर हम लॉन्च करते हैं अपनी ईओआई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ईओआई को किस तरह से लॉन्च किया जाता है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ईओआई कैसे लॉन्च की जाती है और ईओआई असल में है क्या है। ईओआई है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्या आप अपना
इंटरेस्ट शो करते हैं कि मैं 189 वीज़ा में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, 190 में, 491 में, किस वीज़ा में मेरा इंटरेस्ट है, किस स्टेट में मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आप वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करते हैं। ठीक है, जिसमें आप अपने स्टेट चूज़ करते हैं या वीज़ा सब क्लास चूज़ करते हैं। ठीक है, मैं इस वीज़ा सब क्लास न्यू साउथ वेल के 190 को चूज़ कर रहा हूँ, या न्यू साउथ वेल के 491 को चूज़ करना चाह रहा हूँ, 189 को चूज़ करना चाहता हूँ, या विक्टोरिया के 190 या 491 को चूज़ करना चाह रहा हूँ। तो आप उसमें अपनी स्टेट और वीज़ा सब क्लास को चूज़ करते हैं, और हर स्टेट और हर वीज़ा सब क्लास के लिए आप डिफरेंट EOI क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो आप एज मैनी EOIs आप क्रिएट करना चाहिए आप कर सकते हैं, जिसमें आप अपने पॉइंट्स को क्लेम करते हैं। तो पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? पॉइंट्स ऐसे कैलकुलेट होते हैं कि अगर आपने ओवरसीज से बैचलर या मास्टर्स किया हो तो आपको उसके 15 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने आपकी एज जो है वो 25 से 32 के दरमियान है तो ये मैक्सिमम पॉइंट्स जो होते हैं ना 30, वो आपको मिलते हैं। अगर आपने PT या आइल्ट्स 7 ईच के साथ किया हो तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। जी, अगर आपने 8 ईच के साथ किया हो तो आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आपने नाटी किया हो तो आपको उसके 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और अगर आप अनमैरिड हो, बैचलर हो, तो आपको 10 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो अगर इन पॉइंट्स को कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 70 पॉइंट्स बनते हैं। तो और भी पॉइंट्स होते हैं कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा होगा तो आपको उसके एडिशनल 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हो तो उसके और 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, आइल्ट्स PT आपने 8 से कर लिया तो आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल ईयर कर लेते हो तो उसके 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि आप अगर फर्ज करें ओवरसीज से आप कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं, तो आपके पास ये चीज़ें नहीं है, तो फिर आपके इस तरह से पॉइंट कैलकुलेट होंगे। तो 189 जो होता है उसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको कोई एडिशनल पॉइंट नहीं मिलता, तो आपके 70 पॉइंट्स होंगे। 190 में आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं स्टेट की तरफ से, तो आपके 75 पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, 491 में आपको एडिशनल जो है 15 पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपके 85 पॉइंट बन जाते हैं। तो बेसिकली EOI के अंदर जो है ना, आप ये अपने पॉइंट्स जो है ना ये आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जिसमें आप मतलब EOI पे अपना आप स्किल सेलेक्ट के नाम से एक वेबसाइट है। ठीक है, इस पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर आप अपने ये सारे पॉइंट्स जो है ना ये क्लेम करते हैं। आप अपनी EOI को क्रिएट करते हैं और फिर उसको लॉन्च कर देते हैं। तो इसमें आपसे वो आपका नेम पूछता है, आपकी एज पूछता है, क्योंकि एज के पॉइंट्स होते हैं ना, तो आपकी एज पूछेगा कितनी है। ठीक है, फिर आपकी क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स है तो आपकी क्वालिफिकेशन पूछता है कि आपकी क्या लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है। फिर उसकी आपने स्किल असेसमेंट कराई हुई है कि नहीं कराई हुई, उसका डॉक्यूमेंट नंबर, उसकी डेट। ठीक है, चूँकि वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होती है तो फिर वो उसकी डेट पूछता है कि वो कैलकुलेट करेगा कि भाई कितना अरसे बाद जो है ये एक्सपायर हो जाएगी। फिर आपका एक्सपीरियंस जो है वो भी उसका भी पूछेगा कि भाई आपका कहाँ से कहाँ तक था, वो भी 3 इयर्स के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है वैलिड होता है। फिर अगर आपने प्रोफेशनल ईयर किया हो वो 4 इयर्स के लिए वैलिड होता है, उसकी भी वो डेट पूछेगा। ठीक है, इस तरह आपका PT आइल्ट्स हो गया। ठीक है, ये भी 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, इसकी भी वो डॉक्यूमेंट नंबर और डेट जो है वो पूछेगा आपसे। ठीक है, इस तरह जो है ना वो आप अपनी सारी जो आपकी जो डिटेल्स हैं वो आप जैसे जैसे प्रॉम्प्ट्स आते जाएंगे वो आप उसमें अपनी डिटेल फिल करते जाएंगे, और एंड में वो आके आपको जो है ना एक पॉइंट्स का ब्रेक डाउन बता देगा कि आपके कितने पॉइंट बन रहे हैं, 85 पॉइंट बन रहे हैं, किस वीज़ा सब क्लास के लिए कितने बन रहे हैं, और आप उसको फिर उसको सबमिट कर देंगे। तो फिर आप वेट करते हैं जब भी इनविटेशन राउंड होता है। ठीक है, तो आप वेट कर रहे होते हैं, तो आप जब इनविटेशन राउंड होगा उसमें अगर आपकी EOI को पिक कर लें तो फिर आपको एक प्री इनवाइट आती है। ठीक है, उस प्री इनवाइट को आप एक्सेप्ट करते हैं और जितने भी आपने पॉइंट्स ये क्लेम किए हैं इसका आप एविडेंस जो है वो उसमें आप प्रोवाइड करते हैं। तो फिर आपको जो है फाइनल इनवाइट आती है। उस फाइनल इनवाइट के ऊपर आप जो है अपना वीज़ा लॉन्च करते हैं। ठीक है, और फिर जो भी उसका टाइम पीरियड है वीज़े का 12 मंथ्स कह लें, कितना टाइम पीरियड है, उसके बाद फिर आपको 189 हो, 190 हो, 491 हो, वो वीज़ा फिर ग्रांट होता है। तो ये एक जो है ये एक ओवरव्यू सा था कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेजिडेंट को टारगेट कर रहे हैं तो कौन कौन सी वीज़ा सब क्लासेस हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, स्किल असेसमेंट कैसे कराई जा सकती है,
EOI कैसे लॉन्च करते हैं। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक वीडियो थी, जिसमें उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो जो है ये आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगी, ताकि आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा किस तरह अप्लाई करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले कुछ अरसे में एक अगली वीडियो में जिसमें हम एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीज़ा, ठीक है, और स्टूडेंट वीज़ा को हम डिस्कस करेंगे, उसमें आपसे इंशाल्लाह ताला जल्दी मुलाकात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।